लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई पुस्तक शुरू करने वाले हैं। यह पुस्तक आय को भी करीबन 8-9 दिन हो चुके हैं। यह 25 या 26 अप्रैल को लॉन्च हुई थी। उसके पश्चात आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए, मैसेज आए व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर कि इस पुस्तक को शुरू करवाया जाए। तो आपका इतना स्नेह, इतना प्यार देकर हमने इस पुस्तक को भी शुरू करने का निर्णय लिया है। आज हम इस पुस्तक को शुरू करेंगे और मई के अंत तक जो इसे समाप्त कर देंगे। करीबन 20-25 दिन लगेंगे इसके अंदर। टोटल 23 चैप्टर है। तो करते हैं आज के इस पुस्तक को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये पुस्तक जो आधुनिक भारतीय वस्तुनिष्ठ पुस्तक है, आप सभी को पता होगा। हालांकि ये पुस्तक फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो ये रवि कुलेरिया सर की पुस्तक है। रवि कुलेरिया सर जो स्कूल लेक्चरर है इतिहास विषय से, इनकी इससे पहले 3 पुस्तकें और आ चुकी है। प्राचीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, मध्यकालीन भारतीय वस्तुनिष्ठ और विश्व इतिहास की वस्तुनिष्ठ। और उन तीनों पुस्तकों का अध्ययन भी हमने हमारे इसी यूट्यूब चैनल अपना सक्षम पॉइंट पर करवा रखा है। इसके अलावा भी हमने और बहुत सारी पुस्तकें इतिहास विषय से संबंधित, जिनमें गणपत सिंह राजपुरोहित सर की विश्व इतिहास की वस्तुनिष्ठ पुस्तक, इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापत सर की भारतीय इतिहास की वस्तुनिष्ठ पुस्तक, इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसका भी अध्ययन करवा रखा है। और अभी कल या परसों तक एक बुक और शुरू करेंगे जो अभी पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक आई है, स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय की परीक्षा विशेषांक। उस परीक्षा विशेषांक के पुस्तकों का भी अध्ययन करने वाले। उस पुस्तक को हम बड़े बड़े वीडियो लेके आएंगे, जिसमें 1 या 2 वीडियो होंगे प्राचीन भारत के, एक मध्यकालीन का, एक आधुनिक का। इस हिसाब से 4-5 वीडियो में जो वो पुस्तक पूरी करेंगे, तो वो पुस्तक भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। उस क्लास को भी आप अवश्य देखना। परसों 7 या 8 को शुरू करेंगे। तो इस पुस्तक को करते हैं शुरू करने से पहले ये जो इसका इंडेक्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक रहने वाले हैं, कितने इसके अंदर टॉपिक रहने वाले हैं। इन सभी के बारे में चर्चा करके और उसके पश्चात जो इस पुस्तक को शुरू करेंगे। तो इसके अंदर जो टोटल जो टॉपिक है वो टोटल चैप्टर रहने वाले 23 चैप्टर रहने वाले। टोटल 415 पेज की ये पुस्तक है। 415 पेज की पुस्तक है। कौन कौन से टॉपिक है, इन टॉपिकों के बारे में एक बार देख लेते हैं। पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन, उसके पश्चात यूरोपीय शक्ति का आगमन। तीसरा चैप्टर है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और औपनिवेशिक शासन की स्थापना, जिसके अंदर बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिख, जाट, रुहेल इत्यादि। इसके पश्चात चौथा चैप्टर है आंग्ल मराठा संघर्ष। पांचवा चैप्टर है ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। 6 नंबर चैप्टर है औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, भू राजस्व नीतियाँ, धन निष्कासन, विऔद्योगिकरण, रेलवे का विकास, अकाल और कारखाना अधिनियम। इसके पश्चात 7 नंबर चैप्टर है प्रमुख किसान और जनजातीय आंदोलन और इसके अलावा कुछ अन्य विद्रोह। उसके पश्चात 1857 का विद्रोह, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एवं राष्ट्रवाद का उदय, क्रांतिकारी आंदोलन एवं प्रमुख क्रांतिकारी नेता, कम्युनिस्ट, समाजवादी व मजदूर आंदोलन, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, जिसके अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वी.डी. सावरकर, सी राजगोपालाचारी, बंकिम चंद्र चटर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रास बिहारी बोस। इसके पश्चात अगला चैप्टर होगा भारत का संवैधानिक विकास, गवर्नर जनरल और वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और गतिविधियां, भारत का एकीकरण, औपनिवेशिक काल में दलितों और महिलाओं का उत्थान, औपनिवेशिक काल में दलितों और महिलाओं का उत्थान, औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास, औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास,
उसके पश्चात औपनिवेशिक काल में समाचार पत्रों का विकास और प्रमुख पुस्तकें, इसके साथ ही आज़ादी के बाद का भारत, आज़ादी के बाद का भारत, और अंत में एक 23 चैप्टर होगा विविध, जिसके अंदर कुछ अन्य जो टॉपिक रहने वाले हैं उनसे संबंधित कुछ एक प्रश्नोत्तर होंगे। तो इस प्रकार से टोटल ये 23 जो चैप्टर है, इन 23 चैप्टरों के अंदर टोटल जो 2875 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल इनके अंदर 2875 क्वेश्चन रहेंगे। लगभग सभी चैप्टरों में 150 से 200 के बीच के क्वेश्चन हैं। इसमें तो सभी हम एक एक वीडियो के अंदर एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके दो जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़े हैं, जिसमें एक तीसरा चैप्टर है जिसके अंदर करीबन 270 के आसपास क्वेश्चन है, और एक इसका जो 13वां नंबर चैप्टर है इसके अंदर लगभग 350 क्वेश्चन है। तो अगर इन दो चैप्टरों को हुआ तो अगर 2 क्लासों में लेंगे, बाकी सभी चैप्टर की एक एक क्लास लगाएंगे तो टोटल 24-25 क्लासेस होने वाली है। आज 5 मई हो चुका है, 5 मई को आज शुरू करेंगे तो मई के अंत तक जो इस बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं इसका आज का पहला चैप्टर शुरू। पहला चैप्टर जो इसका रहने वाला है, पहला चैप्टर इसका रहेगा मुगल साम्राज्य का पतन। पहला चैप्टर है मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित इसका पहला चैप्टर है जो हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? इसमें 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताने कौन कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला कथन है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, यह बात बिल्कुल सही है। उसकी सिली हुई टोपियों से इकट्ठा की गई राशि से और उसका कफन खरीदा गया। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में टोपियाँ सिला करता था। टोपियों को बेचकर जो राशि मिली थी उसी राशि से उसका कफन खरीदा था। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा कि उसकी मृत्यु के बाद जहांदर शाह शासक बना था। जहांदर शाह शासक नहीं बना था, जहांदर शाह जो शासक बना था, या जहांदर शाह शासक बना था 1712 ईस्वी के अंदर। 1712 ईस्वी में जहांदर शाह शासक बना था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक बना था वह औरंगजेब का पुत्र था मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था। तो जहांदर शाह नहीं होगा, 3 नंबर ऑप्शन गलत है। कौन कौन से सही है? 1 और 2, ए नंबर ऑप्शन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम शासक बना। मेरी सिली हुई टोपियों के मूल्य में से 4 रुपये 2 आने मालदार आय बेग के पास है, वह पैसा ले लेना और उसे इस गरीब पर कफन डालने में खर्च कर देना। कुरान की नकल करके कमाए गए 305 रुपये मेरे व्यक्तिगत खर्चों के लिए मेरी थैली में पड़े हैं। मेरी मृत्यु के दिन उन्हें फकीरों में बांट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह प्रथम ने शासक बनने के बाद किसे अपना वजीर नियुक्त किया? बहादुर शाह प्रथम ने शासक बनने के बाद अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने जो शासक बनने के बाद वजीर नियुक्त किया था, यह क्या था? मुनीम खां को जो वजीर नियुक्त किया था। जो जुल्फिकार खां है, जुल्फिकार खां वजीर था, ये जहांदर शाह का वजीर था। अमीन खां जो मोहम्मद शाह का वजीर था, मोहम्मद शाह का वजीर था। और इसके अलावा खफी खां जो ये एक इतिहासकार था। तो बहादुर शाह प्रथम का जो वजीर था यह मुनीम खां था, बे नंबर ऑप्शन। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह की जीत के कारण मुनीम खां को वजीर के पद पर पदोन्नत किया गया। वह तब तक केवल एक छोटा मनसबदार था और उसकी नियुक्ति पूरी तरह से उसके द्वारा बहादुर शाह को सिंहासन हासिल करने में की गई सेवाओं के कारण थी। वजीर नियुक्ति किए जाने के अलावा मुनीम खान को 7000 के मनसब व लाहौर का गवर्नर बनाकर पुरस्कृत भी किया गया था। 1711 में मुनीम खान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के उपरांत हुए उत्तराधिकार युद्ध में किसे सफलता मिली? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था इसके अंदर किसे सफलता मिली थी? तो इसमें मिली थी जहांदर शाह को इसमें सफलता मिली थी। इसके पश्चात जो बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, इस उत्तराधिकार युद्ध में जुल्फिकार खां के सहयोग से 3 भाई, जिसमें जहांदर शाह,
रफ़ी उस शान और जहां शाह ने मिलकर अजीम उस शान को परास्त किया था। इसके अंदर जहांदर शाह के साथ रफ़ी उस शान और जहां शाह, ये इन तीनों ने मिलकर जो अजीम उस शान को परास्त किया था। तत्पश्चात इन तीनों भाइयों में साम्राज्य के बंटवारे को लेकर मतभेद हुआ। इसमें ईरानी मूल के जुल्फिकार खान ने जहांदर शाह का पक्ष लिया। जुल्फिकार के सहयोग से जहांदर शाह मुगल बादशाह बनने में सफल हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध के चलते हुए 1 माह तक बहादुर शाह को दफनाया भी नहीं जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांदर शाह को गद्दी प्राप्त करने में सहायता करने वाला शक्तिशाली अमीर कौन था? जहांदर शाह को गद्दी प्राप्त किसने करवाई थी? तो यह करवाई थी जुल्फिकार खान ने। जुल्फिकार खां, द नंबर ऑप्शन। जहांदर शाह के राज्यारोहण के बाद जुल्फिकार खां वजीर बन गया और दक्कन का गवर्नर भी बना रहा, जिस पर उसने अपने डिप्टी दाऊद खान के माध्यम से शासन करना जारी रखा। इसके अलावा जुल्फिकार खां को नए बादशाह द्वारा 10,000 का दुअस्पा का अभूतपूर्व पद दिया गया। जुल्फिकार खां के पिता असद खां पहले की तरह वकील ए मुतलक बने रहे और उन्हें गुजरात का गवर्नर पद और 12,000 का मनसब दिया गया। जहांदर उनके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार करते थे और उनके चाचा अमवी कहते थे। जुल्फिकार के आश्रितों में से एक अब्दुल समद खान को 7,000 रैंक तथा सदर जुल्फिकार खान के दीवान सभाचंद को राजा की उपाधि दी गई और दीवान ए खालिसा शरीफा नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के अहोम राज्य का वर्णन किस मुगल दरबारी इतिहासकार लेखन में किया गया? असम के अहोम राज्य का वर्णन कौन से मुगल दरबारी इतिहास लेखन में किया गया? असम के अहोम राज्य का वर्णन कौन से मुगल दरबारी इतिहास लेखन में किया गया? आलमगीरनामा, 6 नंबर ऑप्शन। मिर्जा मोहम्मद काजिम द्वारा रचित आलमगीरनामा में अहोम राज्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों व किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट व पतन का कारण माना? निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट व पतन का कारण माना था? सतीश चंद्र ने। सतीश चंद्र ने जो इसका जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना, यह जमींदारों, जागीरदारों व किसानों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष को कारण माना था। एम अहतर अली ने जो यूरोपीय प्रौद्योगिकी जो विकास हुआ था, इस प्रौद्योगिकी विकास को जो मुगलों का पतन का कारण माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने निजाम उल मुल्क को वकील ए मुतलक का पद प्रदान किया? निम्नलिखित में से किसने निजाम उल मुल्क को वकील ए मुतलक का पद प्रदान किया था? मोहम्मद शाह ने, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के संबंध में सर सिडनी ओवन ने लिखा है? कौन से मुगल शासक के संबंध में सर सिडनी ओवन ने लिखा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक है। कौन से मुगल शासक के बारे में सर सिडनी ने लिखा था कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? इसके पश्चात के मुगल साम्राज्य तीव्रगामी, पूर्ण पतन और मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीन का द्योतक था। तो यह कहा गया था बहादुर शाह के बारे में। बहादुर शाह, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद बंधुओं में से एक हुसैन अली की मृत्यु कब हुई? सैयद अली जो दो सैयद बंधु थे, इन सैयद बंधु में एक हुसैन अली खां था और दूसरा अब्दुल्ला खां था। तो इसमें से हुसैन अली की मृत्यु कब हुई थी? हुसैन अली की मृत्यु हुई थी अक्टूबर 1720 के अंदर। हुसैन अली की मृत्यु अक्टूबर 1720 में हुई थी और सैयद बंधु का दूसरा जो था अब्दुल्ला खां की मृत्यु हुई थी अक्टूबर 1722 में। हुसैन अली की अक्टूबर 1720 में और अब्दुल्ला खां की जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी अक्टूबर 1722 में। तो इसमें हुसैन अली पूछा है, बे नंबर ऑप्शन। मुगल प्रतिक्रांति और सैयद बंधु का पतन। सैयद बंधु ने ईरानी और तुरानी सरदारों को लगभग शून्य के बराबर कर दिया। प्रतिक्रांति का नेता था चेंगिज़ खां, जिसे जनसाधारण निजामुल मुल्क भी कहते थे। सैयद बंधु ने उसे मालवा का सूबेदार बनाकर दिल्ली के बाहर भेज दिया। निजामुल मुल्क ने असीरगढ़ और बुरहानपुर के दुर्ग जीत लिए और आलम अली खां को, जो हुसैन अली खां का दत्तक पुत्र और दक्कन का नायब सूबेदार था, को मार डाला।
उधर दिल्ली में एतमादुद्दौला, सादत अली खां और हैदर खां ने एक षड्यंत्र रचा। राजमाता भी, जो अब्दुल्ला खां की आश्रित थी, इस षड्यंत्र में सम्मिलित थी। हैदर खां ने हुसैन अली को मारने का बीड़ा उठाया। जब हुसैन अली दरबार में वापस से लौट रहा था तो हैदर खां ने उसे एक याचिका प्रस्तुत की। जब हुसैन अली उसे पढ़ रहा था तो हैदर खां ने छुरे से उसकी हत्या कर दी। अरविंद इस पर यह टिप्पणी करता है कि भारतीय करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन को शहीद कर दिया। भारतीय करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन को शहीद कर दिया 8 अक्टूबर 1720 को। अपने भाई का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खान ने एक विशाल सेना एकत्रित की और मोहम्मद शाह के स्थान पर एक और कठपुतली को सिंहासन पर बैठाने का प्रयत्न किया, परंतु अब्दुल्ला खान 13 नवंबर 1720 को हसनपुर के स्थान पर हार गया और बंदी बना लिया गया। 2 वर्ष पश्चात 11 अक्टूबर 1722 को उसे भी विष दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक जिन्होंने लिखा है कि भारत के भविष्य पर इस प्रतिक्रांति के प्रभाव के विषय में अतिशयोक्ति करना संभव नहीं है। भारत के भविष्य पर इस प्रतिक्रांति के प्रभाव के विषय में अतिशयोक्ति करना संभव नहीं है। यदि हत्यारे द्वारा मुख्य व्यक्ति समाप्त न कर दिया जाता तो संभवतः सैयद बंधु परिस्थिति पर काबू पा जाते। संभवतः भारतीय मुसलमानों तथा हिंदू राजाओं की सहायता से वे एक सुदृढ़ प्रशासन और शक्तिशाली सरकार स्थापित करने में सफल हो जाते। यह कहने वाले कौन थे? तो यह बात कही गई थी सिडनी जे ओवन के द्वारा। सिडनी जे ओवन, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है उनके नाम क्या है? सैयद बंधु कौन से? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ए नंबर ऑप्शन। इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? कौन से मुगल शासक ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक कौन था? तो यह था अजीजुद्दीन, ए नंबर ऑप्शन। मैं सल्तनत की सच्ची हुकूमत और किसानों की भलाई एकदम नहीं कर सकता। मैं सल्तनत की सच्ची हुकूमत और किसानों की भलाई एकदम नहीं कर सकता। इतनी बेशकीमती जिंदगी बेकार गई। यह किस मुगल बादशाह का कथन है? कौन से मुगल बादशाह ने कहा कि मैं सल्तनत की सच्ची हुकूमत और किसानों की भलाई एकदम नहीं कर सका हूँ, इतनी बेशकीमती जिंदगी बेकार गई? तो यह कहा था औरंगजेब ने। अपने द्वितीय पुत्र आजम को लिखे अंतिम पत्र ने उसने यह स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था? कौन सा मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप है जो परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के कड़े प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका? कौन सा मुगल बादशाह था? बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के मुगल प्रांतों में निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार प्रदान किया? कौन से मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के मुगल प्रांतों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया था? तो यह दिया था रफी उद दर्जात ने, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया? शाहू को किसने मुक्त किया था? आजम ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजादे आजम शाह ने शाहू को छोड़ दिया। जुल्फिकार ने कहा कि शाहू की वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वे शाही राज्य में क्षेत्रों में लूटमार नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कुंवर नृत्यांगना किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? लाल कुंवर नृत्यांगना जो कौन से मुगल शासक के राजकाज में जो अति प्रभावशाली थी? जहांगीर शाह के, 6 नंबर ऑप्शन। जहांगीर शाह लाल कुंवर पर फिदा हो गया और उसे अपनी बेगम बनाया। अपने भाइयों को 5000 और 7000 जैसे बड़े मनसब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित मुगल शासक, इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पर नाम है मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह का जो काल रहता है, मोहम्मद शाह रंगीला नाम से जाने गए थे, ये इनका कार्यकाल रहता है 1719 से लेकर 1748 तक।
दूसरे नंबर पर फ़र्रुखसियर 1713 में मुगल शासक बनते हैं और 1719 तक रहते हैं। आलमगीर द्वितीय जो 1754 से लेकर 1759 तक, और रफ़ी उद दर्जात जो 1719 में शासक बनते हैं, सिर्फ 3-4 महीने ही शासक रहते हैं, 1719 के फरवरी से लेकर 1719 के जून तक। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएंगे, इसमें आएंगे फ़र्रुखसियर 1713 से 19। दूसरे नंबर पर इसमें आएंगे रफ़ी उद दर्जात जो 1719। तीसरे नंबर पर आएंगे मोहम्मद शाह जो 1719 से 48, और चौथे नंबर पर आएंगे आलमगीर जो 1754 से 1759 तक। 2, 4, 1 और 3 द नंबर ऑप्शन। उत्तरकालीन मुगल शासकों का क्रम, औरंगजेब के पश्चात जो शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, उसके पश्चात जहांगीर शाह 1712-13, फ़र्रुखसियर 1713 से 19, रफ़ी उद दर्जात फरवरी से जून 1719, उसके पश्चात रफ़ी उद दौला, यह भी 3 महीने ही शासक रहते हैं, जून से सितंबर 1919। इसके पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, शाहजहाँ तृतीय 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806। यह शाह आलम द्वितीय जो शासक बनने के पश्चात भी अगले लगभग 12-13 वर्षों तक है जो दिल्ली में नहीं प्रवेश किया था, या पटना के अंदर आता अंग्रेजों का पेंशनर बन के। इसके पश्चात आता है अकबर द्वितीय जो 1806 से लेकर 1837 तक। इसी अकबर की पेंशन की बढ़ोतरी के लिए राजा राम मोहन राय जो इंग्लैंड गए थे। और इसके पश्चात अंतिम जो शासक आते हैं बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जिसे जफर कहा गया, 1837 से 57 तक। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर थे, फिर इन्हें रंगून भेज दिया गया, और यहीं पर मुगल शासकों का क्रम है जो समाप्त होता है। अगला प्रश्न है कि बंदा सिंह बहादुर को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया? बंदा सिंह बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? फ़र्रुखसियर ने। द नंबर ऑप्शन। किस मुगल शासक के काल में जुल्फिकार खान ने आय व्यय से संबंधित मामले अपने भ्रष्ट दीवान सभाचंद को सौंप दिए? कौन से मुगल शासक के काल में जुल्फिकार खान ने आय व्यय से संबंधित मामले जो अपने भ्रष्ट दीवान सभाचंद को सौंप दिए थे? जहांगीर शाह ने। 6 नंबर ऑप्शन। औरंगजेब के जीते जी विजारत ऐसे अमीर को सौंपी जाती थी जो योग्य, अनुभवी तथा बुद्धिमान हो और जिस पर बादशाह का पूरा भरोसा करता हो। इस पद का दिया जाना बादशाह की बहुत बड़ी मेहरबानी समझी जाती थी। परंतु बहादुर शाह प्रथम के ज़माने में उमरा ने विजारत पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। जो अमीर तख्त हासिल करते समय बादशाह की सहायता करता, वह विजारत को अपने हक में समझने लगता। मुनीम खां, जुल्फिकार खां, अब्दुल्ला खां और मोहम्मद अमीन खां की नियुक्ति इसी के आधार पर हुई थी। मुनीम खां को 150 से 7000 मनसब तक पहुंचा दिया। जुल्फिकार खान ने मनसब और जागीर की लुटाई पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, परंतु कोकलतास खां और बादशाह के दूसरे तेसियों ने उसकी यह कोशिश बेकार कर दी। जहांगीर शाह के ज़माने में जुल्फिकार खान ने पूरे शासन का बोझ अपने कंधे पर ले लिया और एक व्यक्ति के काबू से बाहर था। उसने माली मामलात अपने दीवान सभाचंद को सौंप दिए और राजनीतिक गतिविधियों में जुट गया। सभाचंद बहुत ही लालची और भ्रष्ट व्यक्ति था। उसने स्थिति को सुधारने के बजाय और ज्यादा बिगाड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला खां निम्नलिखित में से किसका वजीर था? अब्दुल्ला खां किसका वजीर था? तो अब्दुल्ला खां जो फ़र्रुखसियर का वजीर था। 6 नंबर ऑप्शन। फ़र्रुखसियर के ज़माने में उसके वजीर अब्दुल्ला खां ने दीवान रतन चंद्र ने इजारे की प्रथा को और भी ज़्यादा बढ़ाया। उसने दीवाने तन और दीवाने खालसा को बिल्कुल बेजान बना दिया। 1717 में इनायत उल्ला खां कश्मीरी को दीवाने तन और खालिसा नियुक्त किया गया। अब्दुल्ला खां के माली अधिकारों को देखते हुए उसने शुरू में इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु इन दोनों में यह समझौता हुआ कि दीवान वजीर की इच्छा के बगैर लगान से संबंधित कोई भी मामला बादशाह के सामने नहीं रखेगा और रतन चंद्र खालसा जमीनों के मामले में कोई दखल नहीं देगा। कुछ दिनों तक यह समझौता चलता रहा, लेकिन बाद में दीवान ने कुछ ऐसे प्रस्ताव पेश किए जिसमें उमरा ने खलबली मच गई। उसमें विशेषकर वे प्रस्ताव थे जिनका संबंध मनसबदारों और जागीरदारों की कटौती से था।
सम्राटों ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया, परंतु अब्दुल्ला खान ने इन्हें लागू करने से मना कर दिया। दीवान के विरुद्ध आरोपों की बौछारें होने लगी और वजीर का निर्णय बादशाह की इच्छा पर हावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह सैयद बंधु की सहायता के बिना शासक बना? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह जो सैयद बंधु की सहायता के बिना शासक बना था? कौन सा मुगल बादशाह सैयद बंधु की सहायता के बिना शासक बना था? जहांगीर शाह। जहांगीर शाह जो सैयद बंधु की सहायता से नहीं बल्कि जुल्फिकार खां की सहायता से शासक बना था। सैयद बंधु ने किंग मेकर्स की भूमिका निभाते हुए एक के बाद एक शासक बदले, जिसने मुगल वंश की शक्ति क्षीण होती गई। फर्रुखसियर के काल में उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। 1719 में फर्रुखसियर के पद से हटने के बाद तुरानी गुट ने सैयद बंधु की शक्ति को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जहांगीर शाह के शासनकाल का अंत किस प्रकार हुआ? मुगल बादशाह जहांगीर शाह के शासन का अंत किस प्रकार हुआ? युद्ध में भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजय। द नंबर ऑप्शन। युद्ध में फर्रुखसियर ने जहांगीर शाह को पराजित किया। असद खान ने जहांगीर शाह के साथ विश्वासघात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवर्ती मुगल शासकों के संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। परवर्ती मुगल बादशाह से संबंधित कथन दे रखे हैं। इनमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य है? सबसे पहला कि फर्रुखसियर को राजगद्दी जुल्फिकार खां तथा इमाद उल मुल्क के सहयोग से मिली। तो फर्रुखसियर को जो राजगद्दी मिली थी या जुल्फिकार खां के सहयोग से नहीं मिली थी? जुल्फिकार खां के सहयोग से राजगद्दी मिली थी जहांगीर शाह को। फर्रुखसियर को राजगद्दी मिली थी सैयद बंधु की सहायता से। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि औरंगजेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य को उसके 3 जीवित पुत्रों के बीच बांटा जाना था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु के उपरांत जो मुगल साम्राज्य को उसके 3 जीवित पुत्रों के बीच बांटा जाना था। दूसरा ऑप्शन सत्य है। मोहम्मद शाह को दक्कन के निजाम उल मुल्क ने सहायता दी थी। मोहम्मद शाह को दक्कन के निजाम उल मुल्क ने सहायता दी थी। तो 3 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। तो 2 और 3 इसमें सही होंगे। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार वजीर निजाम उल मुल्क द्वारा प्रस्तावित नहीं था? कौन सा सुधार इसमें से जो निजाम उल मुल्क के द्वारा प्रस्तावित नहीं था? सबसे पहला पुराने उमरा के पदों में उन्नति। जिन्हें व्यक्तिगत योग्यता से मनसब नहीं मिला उन्हें पदोन्नत कर दिया जाए। पदोन्नत कर दिया जाए। बीते जमाने की खालसा भूमि को वापस न लिया जाए। यह बात है जो निजामुल मुल्क के द्वारा नहीं कही गई थी। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। जिन जागीरों में लगान वसूली के लिए बल प्रयोग को आवश्यकता हो, बड़े और प्रभावशाली उमरा को दी जाए। जिन जागीरों में लगान वसूली के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता हो, वह बड़े और प्रभावशाली उमरा को दी जाए। तो यह बात भी वजीर निजामुल मुल्क के द्वारा कही गई थी। ए, बे और द सही है। 6 नंबर इसका गलत होगा। (1721) में वजीर निजामुल मुल्क की नियुक्ति के बाद उसके द्वारा सुधार हेतु पेश किए गए प्रस्ताव। पुराने उमरा के पदों में उन्नति की जाए। जिन लोगों ने व्यक्तिगत योग्यता से मनसब प्राप्त नहीं किए उनको पदोन्नत किया जाए। बीते हुए जमाने में जो जमीनें खालिसा में थी उनको वापस ले लिया जाए। वे जागीरें जहां लगान की वसूली शक्ति के प्रयोग या धमकी के बगैर नहीं हो पाती है, बड़े और प्रभावशाली उमरा को दी जाए। और ऐसी जागीरें जहां से लगान आसानी से वसूल किया जा सकता है, छोटे और मामूली मनसबदारों को दी जानी चाहिए। यद्यपि बादशाह इस सुधार योजना से सहमत था, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति जो बादशाह के निकट थे, जिनको इन सुधारों को लागू कर किए जाने से भारी हानि पहुंच सकती थी, वजीर के विरुद्ध हो गए। अंत में षड्यंत्र ऐसा गंभीर रूप धारण किया कि निजाम उल मुल्क को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों और उनके मूल नामों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मुगल शासक और उनके मूल नामों में जो कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहला मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मोहम्मद मोजम था। फर्रुखसियर का मूल नाम अजीजुद्दीन नहीं था। अजीजुद्दीन जो नाम था यह आलमगीर द्वितीय का मूल नाम था। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय का मूल नाम था, फर्रुखसियर का नहीं। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है।
अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो सबसे पहले नंबर पर अहमद शाह। अहमद शाह जो मुगल बादशाह थे, यह 1748 से 1754 ईस्वी के मध्य थे। इसके अलावा फरूख शेर 1713 से 19, जहांगीर शाह 1712-13 और मोहम्मद शाह रंगीला, यह थे 1719 से लेकर 1748 तक, जो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह थे। बे नंबर ऑप्शन। नादिर शाह व मोहम्मद शाह के मध्य फरवरी 1739 में करनाल हरियाणा में युद्ध हुआ। नादिर शाह की जीत हुई। अवध का सूबेदार शहादत खां ईरानी मूल का था और वह युद्ध में बंदी बना लिया गया। उसने नादिर शाह को दिल्ली जाने के लिए उकसाया। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, क्योंकि मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह की भारत में रुकने की कोई योजना नहीं थी। उसने मोहम्मद शाह को शासन सौंपा और अपनी विशाल संपत्ति लगभग 10 करोड़ के साथ वापस लौट गया था। नादिर शाह ने भारतीय फौज का निकम्मे बताते हुए कहा कि भारतीय सैनिक मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क ने अपदस्थ किया। कौन से मुगल बादशाह को उसके वजीर गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क ने अपदस्थ किया था। मोहम्मद शाह को। सी नंबर ऑप्शन। गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क ने वजीर मोहम्मद शाह को अपदस्थ किया। जब शाह आलम द्वितीय बादशाह था तब उसने वजीर गाजिउद्दीन को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। इमादुल मुल्क की एक पत्नी गुना बेगम उर्दू में मिन्नत नाम से कविताएं लिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम किसने जो सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी। तो यह छूट दी गई थी शाह शुजा के द्वारा। बे नंबर ऑप्शन। शाहजहां के काल में 1651 में उसके बेटे शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 3000 रुपये के बदले व्यापारिक मामलों में कुछ एकाधिकार प्रदान किए। उस समय शुजा बंगाल का गवर्नर था। इससे पूर्व 1647 में शाहजहां ने अंग्रेज डॉक्टर बूटन को आगरा में चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। 1717 में फरूख शेर ने वजीर अब्दुल्ला खां की मध्यस्थता से फरमान जारी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में व 10,000 रुपये वार्षिक के बदले सूरत में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालुकदार कौन थे। तालुकदार कौन थे। एक बड़ा जमींदार। बे नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह। बे नंबर ऑप्शन। आलमगीर द्वितीय को सिंहासन दिलवाने में किसने किंग मेकर की भूमिका अदा की। आलमगीर द्वितीय को सिंहासन दिलवाने में किसने जो किंग मेकर की भूमिका अदा की थी। किंग मेकर की भूमिका आलमगीर द्वितीय को सिंहासन दिलाने में इमादुल मुल्क ने। सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं। इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन इसमें से गलत होगा। सबसे पहला है कि नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा और उसके द्वारा किए गए आम लोगों के कत्लेआम ने लोगों ने 340 वर्ष पूर्व तैमूर के हाथों की इसी प्रकार की विपदा की याद दिला दी। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां पर निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था, तो जो इससे 340 साल पहले जो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और उसने भी इसी प्रकार कत्लेआम किया था, उस विपदा की याद दिला दी। तो पहला कथन सही है। नादिर शाह ने सिंधु पार के प्रांतों और पूरे अफगानिस्तान को नहीं हड़पा था। इसने सिंधु पार के प्रांतों और अफगानिस्तान को नहीं हड़पा था, तो यह बात गलत है। इसने यहाँ पर पूर्ण रूप से अधिकार किया था। तो इसमें आर है जो गलत होगा, इसमें ए सही है और आर है जो गलत है। ए सही आर गलत। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इसी प्रकार के दो कथन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहला कथन है कि 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने जब पंजाब पर आक्रमण किया
1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया तब उसने मुगल सेना ने सरहिंद के निकट पराजित किया, तब उसे मुगल सेना ने सरहिंद के निकट परास्त किया था, तो सही है। दूसरा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत छोड़ने से पूर्व शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह घोषित किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध के पश्चात जो अहमद शाह अब्दाली ने भारत छोड़ने से पूर्व शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह घोषित किया था, तो यह बात भी सत्य है, लेकिन यह कथन इसकी व्याख्या नहीं है। तो इसमें ए और आर दोनों सही होंगे, किंतु जो आर ए की व्याख्या नहीं है। ब नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके अंदर भी इसी प्रकार से दो कथन दे रखे हैं, तो इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा जो सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे, तो अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वह लगभग 12-13 वर्षों तक जो ये 1759 के अंदर शासक बनता है, और 1759 से लेकर 1771 तक यह पटना के अंदर रहा था। पटना के अंदर अंग्रेजों का पेंशनर बन के रहा था। जो दिल्ली का वजीर था इमादुल मुल्क के भय से जो यह दिल्ली के अंदर प्रवेश इसने नहीं किया था। इसके पश्चात जो मराठों की सहायता से जो 1771 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। दूसरा कि उत्तर पश्चिमी सीमा से अब्दाली के आक्रमण का भय लगा रहता था। अब्दाली के आक्रमण के भय के कारण इसने दिल्ली नहीं छोड़ी थी, इसने तो अपने ही वजीर इमादुल मुल्क के भय से जो दिल्ली छोड़ी थी। तो इसमें आर गलत होगा और ए सही है। ए सही किंतु आर गलत। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिक व अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का तीव्र विघटन जो हो रहा था, इसमें निर्बल राजनीतिक व अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। निर्बल राजनीति के नहीं बल्कि स्वार्थी राजनीति के थे। स्वार्थी इनके वजीर थे, स्वार्थी इनके सेनानायक थे। इन स्वार्थवश जो सभी अपना उच्च पद प्राप्त करना चाहते थे, और यही कारण था मुगल साम्राज्य के पतन था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि इस काल में मुगल राजनीतिज्ञ और अमीर अपने स्वार्थ की पूर्ति में व्यस्त थे। हाँ, तो मुगल राजनीतिज्ञ और अमीर जो अपने स्वार्थ की पूर्ति में व्यस्त थे, उन्हें साम्राज्य की नीति में कोई रुचि नहीं थी। अपने स्वार्थ पूरे कर रहे थे। तो कारण आर है जो सही है, तो इसमें ए गलत है और आर है जो सही होगा। ए गलत और आर सही। द नंबर ऑप्शन। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति निश्चित ही मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा के समाप्त होने का आभास दे रही थी। सर यदुनाथ सरकार 1932 से 50 जैसे आरंभिक इतिहासकारों का विश्वास था कि यह व्यक्तित्व का एक संकट था। कमजोर बादशाह और अयोग्य कमांडर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन TGP स्पीर 1973 जैसे दूसरे इतिहासकारों का कहना है कि 18वीं शताब्दी के भारत में योग्य व्यक्तियों की कोई कमी नहीं थी। वह सचमुच ही सैयद भाइयों निजामुल मुल्क, अब्दुल समद, जकरिया, शहादत खां, सफदरजंग, मुर्शिद कुली खां, स्वाई जयसिंह जैसे योग्य व्यक्तियों और सैनिकों की गतिविधियों का काल था। लेकिन दुर्भाग्य से ये सारे योग्य राजनीति स्वार्थ सिद्धि में लिप्त थे और उन्हें साम्राज्य के भाग्य की चिंता कम रही थी। इस कारण संकट के काल में वे नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके, बल्कि पतन की प्रक्रिया में उन्होंने सीधे योगदान ही किया था। लेकिन इसे व्यक्तिगत असफलता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुगल संस्थाओं की वे अंदरूनी कमजोरियां इसके लिए कहीं अधिक जिम्मेदार थी, जो 16वीं और 17वीं सदियों में धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। संभव कारण कौन सा इसमें से नहीं था। कमजोर मुगल सम्राट थे, उत्तर पश्चिमी सीमाओं में मजबूत रक्षा का अभाव था, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी करना था, आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आक्रमणकारी सेना के पास कोई बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी नहीं थी, सामान्य वही थी जो इनके पास थी, लेकिन इनके मुगल सम्राट कमजोर थे। उत्तरी पश्चिमी सीमाओं
की भी रक्षा नहीं की गई थी और दिल्ली की रक्षा के लिए भी कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी। तो ए, बे और से सही होगा, द इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के काल में हिंजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व बढ़ गया? कौन से मुगल शासक के काल में हिंजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व बढ़ गया था? अहमद शाह के काल में। द नंबर ऑप्शन। 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह शांतिपूर्ण गद्दी पर बैठ गया। नया सम्राट एक अच्छी प्रकृति का बुद्धू था जिसने युद्ध अथवा प्रशासन की कोई शिक्षा नहीं ली थी। 600 से 21 वर्ष की अवस्था तक उसका पालन पोषण हरम की औरतों के बीच लापरवाही और गरीबी में हुआ था। अक्सर अपने पिता की डांट उसे खानी पड़ती थी। स्वभावतः ही राज्य के काम विश्वास पात्रों, राजा के मित्रों, हिंजड़ों और स्त्रियों के एक गुट के हाथों में पड़ गए। इस गुट की प्रधान थी राजमाता उद्धमबाई, जो मोहम्मद शाह से विवाह करने से पूर्व एक मामूली नर्तकी थी। उसने हर नियुक्ति के बदले उपहार के स्वरूप में मोटी रकम वसूल करके बेकार आदमियों को ऊंचे पद दे दिए थे। अहमद शाह की मां, जिनका नाम उद्धमबाई था, एक ढीले चरित्र की महिला थी, जिन्होंने मलिका ए जमाने के उच्च उपाधि के साथ राजमाता के रूप में शाही घराने में औपचारिक प्रवेश के बाद भी अपने कामुक तरीकों को नहीं छोड़ा। फिर भी उन्होंने अपने निजी सेवक जावेद खान और युवा और मजबूत व्यक्तित्व का एक सुंदर हिंजड़ा था, जिसे नवाब बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा और शाही घराने का प्रमुख हिंजड़ा बना दिया गया। इस क्षमता में जावेद खान शाही घराने के सभी घरेलू नौकरों और महिलाओं रक्षकों का प्रभारी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ? मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए, सिख शक्ति के अभ्युदय में मदद मिली। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए और सिख शक्ति के अभ्युदय में मदद मिली। उपरोक्त सभी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। वह केवल नाम मात्र का शासक था, वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी। इब्राहिम जोक व असद उल्ला खां गालिब इसके समय के प्रमुख शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलकालीन सैयद बंधुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगलकालीन सैयद बंधुओं के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सबसे पहला कि वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाए थे। जहांगीर शाह को जो सत्ता में लेके आए थे, यह जुल्फिकार खान लेके आया था। सैयद बंधुओं ने तो जो जहांगीर शाह को सत्ता से हटाया गया था, सैयद बंधुओं के द्वारा जहांगीर शाह को सत्ता से हटाया था, ना कि सत्ता में लेकर आए थे। तो ए नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया। तो बे, से और दे सही है। ए नंबर इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए? कौन से मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? शाह आलम द्वितीय ने। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि गुलाम कादिर ने कौन से मुगल बादशाह को अंधा करवाया? और गुलाम कादिर ने जो कौन से मुगल बादशाह को अंधा करवाया था? तो गुलाम कादिर के द्वारा जो मुगल बादशाह को अंधा करवाया गया था, यह मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। बे नंबर ऑप्शन। जुलाई 1788 में गुलाम कादिर रोहेला ने दिल्ली पर कब्जा किया और अगस्त में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। मुगल शहजादों और हरम की महिलाओं को यातनाएं दी गई। छुपे खजाने का पता लगाने के लिए सम्राट की बेइज्जती की, लेकिन बादशाह के इस अपमान का बदला महाराजा सिंधिया ने लिया। राणा खां की सरदारी में मराठा फौजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। गुलाम कादिर और उसके आदमियों को मराठा सिपाहियों ने उस समय तक चैन की सांस नहीं लेने दी जब तक मुगल सम्राट की बेइज्जती का बदला रोहेला की आंखें निकलाकर नहीं ली गई। 3 मार्च 1789 को। महत्वपूर्ण बात यह है कि मराठा सरदार सिंधिया ने एक ऐसे बादशाह का बदला लिया जो हर तरीके से उसका बंदी था। 1794 में
पेशवा ने पूना में एक उत्सव का आयोजन किया जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के भेजे गए उपहारों और पदवियों को पूर्ण सम्मान के साथ ग्रहण किया गया। यह वह समय था जब पेशवा मुगल साम्राज्य का मालिक था। यह पादशाह मराठा सरदार के खैराती टुकड़ों पर जीवन बिता रहा था, फिर भी उसके उपहारों और पदवियों से पेशवा सम्मानित हुआ। 1799 में अंग्रेज और निजाम की फौजों ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के तुरंत बाद निजाम के वकील मंगीर आलम ने सबसे पहला काम यह किया कि मुगल बादशाह के नाम पर मस्जिद में खुतबा पढ़वाया। इस घटना से पता चलता है कि ऐसे समय में भी जब मुगल सम्राट व्यक्तिगत रूप से बहुत कमजोर हो गया था, उसके नाम का खुतबा विजय शक्तियों के लिए आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम कादिर रोहेला ने शाह आलम द्वितीय को हटाने के बाद किसे गद्दी पर बिठाया? गुलाम कादिर रोहेला ने शाह आलम द्वितीय को हटाने के बाद गद्दी पर किसे बिठाया था? बेदार बख्त को। गुलाम कादिर रोहेला ने शाह आलम द्वितीय को हटाने के बाद अहमद शाह के बेटे बेदार बख्त को तख्त पर बिठाया था जुलाई 1788 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। पहला मुगल बादशाह कौन सा था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला बादशाह शाह आलम द्वितीय, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने उर्दू को जो राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? मोहम्मद शाह ने, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय के बाद मुगल शहजादे मुही उल मिल्लत को किस नाम से मुगल बादशाह घोषित किया? इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय के बाद मुगल शहजादे मुही उल मिल्लत को किस नाम से बादशाह घोषित किया था? शाहजहां तृतीय के नाम से। इमाद उल मुल्क दिल्ली के लाल किले में पुनः प्रवेश करने में सफल रहा। वहां उसने एक और मुगल राजकुमार कामबख्श के पोते मुही उल खिल्लत को शाहजहां तृतीय की उपाधि के साथ नया सम्राट घोषित किया, लेकिन उनकी नई चाल को स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक आलमगीर द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी बना। उसका मूल नाम अली गौहर था। जब वह बिहार में था उसी समय उसने 20 दिसंबर 1759 को आलमगीर द्वितीय की मृत्यु की खबर सुनी। उसी दिन स्वयं को शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह घोषित किया और सुजाउद्दौला को अपना वजीर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि थी? कौन से मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि दी थी? अहमद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? औरंगजेब ने, सी नंबर ऑप्शन। 1717 में सम्राट फर्रुखसिंह के फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित सुविधाएं मिल गई। कौन कौन सी सुविधाएं मिली? बंगाल में कंपनी को 3000 रुपये की निश्चित वार्षिक राशि के स्थान पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। नोट स्रोत में दी गई पुस्तक में मिसप्रिंट 30,000 लिखा है। जैसे ठीक यहाँ पर जो स्रोत में जो पुस्तक दे रखी है, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, रामलखन शुक्ल, उसके अंदर जो यह राशि 30,000 दी गई है, लेकिन 30,000 नहीं 3,000 रुपये थी। कंपनी कलकत्ता के पास अतिरिक्त भूमि किराए पर ले सकती थी। कंपनी हैदराबाद में भी व्यापार कर सकती थी और मद्रास में भी वही किराया निश्चित कर दिया गया जो कंपनी वहां दे रही थी। सूरत में 10,000 की राशि देकर कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। कंपनी के जो सिक्के बम्बई के टकसाल में बने थे उन्हें मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई थी। इतिहासकार औरमे ने फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा था। यद्यपि बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने अतिरिक्त गांवों के अनुदान का विरोध किया, फिर भी कंपनी के व्यापार में वृद्धि हुई और 1735 में कलकत्ता की जनसंख्या 1 लाख हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजदरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ राजदरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन कौन से सर्जन गए थे जो बादशाह फरुखसियर को उसके कष्टकारी रोग से मुक्त करने तो प्रयासरत थे। राजदरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन कौन से सर्जन गए थे जो बादशाह फरुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने तो प्रयासरत थे। तो यह थे हैमिल्टन, स्कॉटिश सर्जन विलियम हैमिल्टन, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जोधपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फरुखसियर से किया था। निम्नलिखित में से जोधपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फरुखसियर से किया था। अजीत सिंह ने, 6 नंबर ऑप्शन। अजीत सिंह ने मारवाड़ में पुनः स्वतंत्र सत्ता स्थापना की। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1708 ईस्वी में अजीत सिंह जोधपुर लौटा। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसने मुगल अधिकारियों को वहां से निकाल दिया, लेकिन मेड़ता के पास हुई लड़ाई में हारने के बाद उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। 1714 में फरुखसियर ने हुसैन अली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। हुसैन अली व अजीत सिंह के मध्य शांति संधि हुई। इसकी शर्तों के अनुसार अजीत सिंह ने ठट्टा का सूबेदार गवर्नर बनना स्वीकार किया और भविष्य में उसे गुजरात का सूबेदार या गवर्नर बनाने का आश्वासन दिया गया। अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह फरुखसियर के साथ करने की रजामंदी की। अजीत सिंह को कुछ वर्ष बाद सैयद बंधु ने अपने पक्ष में मिलाने के लिए गुजरात व अजमेर की सूबेदारी दी। सैयद बंधु और अजीत सिंह ने फरुखसियर को मारने का षड्यंत्र रचा। 1719 में फरुखसियर की मृत्यु हुई और अजीत सिंह की मृत्यु 1724 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन है जो इसमें से सत्य कथन है। तो सबसे पहला नंबर पर है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर जो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और पानीपत के युद्ध के बाद भी अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किए। पानीपत के युद्ध के बाद भी अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किए थे। तो पानीपत के युद्ध के पश्चात भी अब्दाली ने लगभग 3 बार या 4 बार जो भारत पर आक्रमण और किए थे। तो चारों ऑप्शन ही इसके सही होंगे। 2 नंबर ऑप्शन। 1762, 64 और 67 में अब्दाली ने आक्रमण किए। 1761 में युद्ध के बाद वापस लौटते समय अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को ही दिल्ली का सम्राट घोषित किया। वह इमादुल मुल्क को अपना वजीर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आक्रमण के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से कौन से आक्रमण के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के साथ साथ मथुरा, वृंदावन व गोकुल में भी लूटपाट की थी। कौन से आक्रमण के पश्चात दिल्ली के साथ साथ मथुरा, वृंदावन व गोकुल में भी लूटपाट की थी। तो यह की थी चौथा आक्रमण 1757। अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर कुल जो 8 आक्रमण किए थे, तो यह किया था चौथे आक्रमण 1757 ईस्वी में किया गया था। इसके पश्चात इसका अंतिम क्वेश्चन है कि दिल्ली में मुगल सम्राट के किस ब्रिटिश एजेंट की 1835 ईस्वी में हत्या कर दी गई। दिल्ली के मुगल सम्राट के किस ब्रिटिश एजेंट की 1835 के अंदर जो हत्या कर दी गई थी। कौन से ब्रिटिश एजेंट की जो हत्या की गई थी, तो यह की गई थी विलियम फ्रेजर की। 2 नंबर ऑप्शन। तो यह था आज का पहला चैप्टर मुगल साम्राज्य का पतन, जिसके अंदर 54 क्वेश्चन के। अब इसी चैप्टर के अंत में कुछ सारणी दे रखी है, जो सारणी विश्व इतिहास वाली बुक के अंदर सर ने शुरू की थी। उससे पहले एंशेंट और मिडल हिस्ट्री की जो पुस्तकें आई थी, उनके अंदर ये सारणी वाला सिस्टम नहीं था। इस बार इस आधुनिक भारतीय इतिहास में भी सारणी दे रखी है, जो इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनकी तिथिक्रम दे रखी है। तो यह रिवीजन के लिए सबसे शानदार चीज़ रहने वाली है। तो इस सारणी को भी हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इस सारणी के अंदर। मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं दे रखी है। 1651 के अंदर शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक अधिकार दिए। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु खुलदाबाद में दफनाया गया। जून 1707 में
चाचौ का युद्ध हुआ जिसमें मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम था ने आजम को हराया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम शाह ने साहूजी को कैद से मुक्त किया था। 1711 के अंदर जोशुआ कैटलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल का मुगल दरबार में आगमन हुआ। 1713 से 1720 तक सैयद बंधु का युग था। 1714 में फरुखशेर की सेना ने हुसैन अली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण किया। 9 जून 1716 को बंदा बहादुर को गुरदासपुर दुर्ग से बंदी बनाकर दिल्ली लाकर मृत्युदंड दिया गया। 1717 के अंदर फरुखशेर के द्वारा 3000 रुपये के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार का अधिकार दे दिया गया। 1717 में फरुखशेर द्वारा 3000 रुपये के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल में निःशुल्क व्यापार का अधिकार दिया गया। 1722 से 24 के दौरान वजीर निजाम उल मुल्क की नियुक्ति हुई थी। 1724 में निजाम से दक्षिण हैदराबाद निजाम ने जो दक्षिण हैदराबाद में जाकर आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। 24 फरवरी 1739 को करनाल युद्ध हुआ जिसमें फारस के शासक नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य हुआ। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ, भारत के पंजाब क्षेत्र पर। जनवरी 1757 को अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया, जो चौथा आक्रमण था अहमद शाह अब्दाली का। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मार्च 1767 में अब्दाली का 8वां और अंतिम आक्रमण सिखों के विरुद्ध हुआ। इस प्रकार अब्दाली ने जो भारत पर टोटल 8 आक्रमण किए थे। 11 सितंबर 1803 को जो पटपड़गज का युद्ध हुआ, जिसे दिल्ली का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल गेरार्ड ले के द्वारा वह दौलतराव सिंधिया की सेना के साथ फ्रेंच जनरल लुइस ब्रोक्विन था। अंग्रेज का दिल्ली पर अधिकार हुआ। 1806 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इससे 1812 में शाह आलम द्वितीय और वेलेजली के हस्ताक्षर युक्त प्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था। 1835 में मुगलों के टकसालें बंद हो गई थी। 1835 में मुगलों के टकसालें जो बंद कर दी गई थी। 7 नवंबर 1862 को अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून के अंदर मृत्यु हुई थी। इसके पश्चात हम उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों का एक बार नाम देख लेते हैं, उनका शासनकाल क्या रहा था। तो 1707 से 12 औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 के अंदर, उसके पश्चात 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम, उसके पश्चात जहांगीर शाह 1712-13, उसके पश्चात फरुखशेर जो 1719 तक। 1719 में 2 शासक और बनते हैं जिनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का रहता है, जिसमें पहले बनते हैं रफ़ी-उद-दर्जात जो फरवरी से लेकर जून 1919, और उसके पश्चात बनते हैं रफ़ी-उद-दौला जो जून से सितंबर 1719। इसके पश्चात 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला शासक बनते हैं। 1748 से 54 तक अहमद शाह, 54 से 59 तक आलमगीर द्वितीय, 1759 में शाहजहाँ तृतीय, 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम द्वितीय, 1806 से 37 तक अकबर शाह द्वितीय, और 1837 से 57 तक अब बहादुर शाह द्वितीय। तो ये थे उत्तर मुगलकालीन सम्राट, और इसी के साथ ही एक छोटा सा चैप्टर था। आज का जो चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर था जिसके अंदर टोटल 54 ही क्वेश्चन थे। कल का जो चैप्टर रहने वाला है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर रहेगा, जिसके अंदर 165 क्वेश्चन है। जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन, विभिन्न जो यूरोपीय शक्तियाँ आई थी, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिश, इन सभी के साथ संबंधित रहने वाला है, जिसमें अब जिस चैप्टर को हम कल करेंगे, जिसमें 165 क्वेश्चन होंगे। लगभग 2 से 2.5 घंटे की क्लास रहने वाली है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।